Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi students, अस्सलाम वालेकुम. Today our chapter is 25 और आज हमने इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी है, लाइक इकोसिस्टम के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या हैं उनके बारे में और बायोस्फीयर के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन देखना है कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है. इकोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओकोस मीन फैमिली एंड लोगी मीन स्टडी. तो ग्रीक वर्ड से ड्राइव है इकोलॉजी, जिसका एक वर्ड है ओकोस जिसका मतलब है फैमिली, और लोजी कहते हैं, ये ड्राइव हुआ है लोगोस से और इसका मतलब होता है स्टडी. तो फैमिली की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं. अब फैमिली कौन सी है, फैमिली किसे कह रहे हैं? तो फैमिली ऐसे इन्वायरमेंट को कह रहे हैं जहाँ पे लिविंग थिंग्स जो है और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो इकट्ठी रह रही हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं. नॉन लिविंग थिंग्स का लिविंग थिंग के ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है, क्या उसका रोल है लिविंग थिंग्स के साथ, और इसी तरह लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या रोल है. तो ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह रहे हैं, तो इसको हम फैमिली कह रहे हैं. तो यहाँ पे इकोलॉजी की स्टडी वो होगी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है. तो उसकी वो सारी जो स्टडी होगी वो उसको कहते हैं इकोलॉजी. तो वो सारी स्टडी किसमें आ जाएगी? इकोलॉजी में. जर्मन zoologist Ernst Haeckel in 1866 used this term. He called it ecology. तो Ernst Haeckel ने 1866 में ये फर्स्ट टर्म जो है वो यूज की, और ये कौन सी टर्म थी? ओ इकोलॉजी, जिसको हम इकोलॉजी भी कह सकते हैं. तो ये टर्म उसने सबसे पहले यूज, क्योंकि ये ग्रीक साइंटिस्ट था. द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल टू देयर इन्वायरमेंट. वही बात हम कर रहे थे कि इकोलॉजी फैमिली की स्टडी को कहते हैं. तो फैमिली इसमें क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स टू देयर इन्वायरमेंट. यहाँ पे एनिमल्स भी आ सकता है, प्लांट्स भी आ सकता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ सकता है. तो उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी. तो यही बात कर रहे हैं कि एनिमल्स किसके साथ रह रहे हैं? अपने इन्वायरमेंट के साथ. तो ये इसकी फैमिली है. तो फैमिली की स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी. नेक्स्ट इज इकोसिस्टम, मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी. तो इकोलॉजी का जो सबसे मेजर यूनिट है, जो इसका बेसिक यूनिट है, वो होता है इकोसिस्टम. इको मीन इन्वायरमेंट एंड सिस्टम मीन कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट. अब इकोसिस्टम क्या है? इको भी ग्रीक वर्ड से ड्राइव है. इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट एंड सिस्टम का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट. के इन्वायरमेंट के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको कलेक्टिवली क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे. लाइक इसमें लिविंग थिंग्स भी आ जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स भी आएंगे, तो इनको कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं? सिस्टम. और ये कहाँ पे रह रहे हैं? इन्वायरमेंट में. तो इसलिए ऐसे इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम. कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. अब हमने कंपोनेंट की बात करनी है कि इकोसिस्टम में कितने कंपोनेंट हैं और कौन कौन से. 2 कंपोनेंट. तो इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट हैं. कौन कौन से कंपोनेंट हैं? बायोटिक. बायोटिक मीन, बायो कहते हैं लाइफ को, और बायोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ होगी. तो ऑर्गेनिज्म कहते ही उसे हैं जिसमें लाइफ होती है, उसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? एनिमल्स, प्लांट, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये 4 जो चीजें हैं ये लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं. लिविंग थिंग्स में ये 4 जो थिंग्स हैं ये लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं. तो ये किस कैटेगरी में है? ये है बायोटिक कंपोनेंट में, जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं बायोटिक. नेक्स्ट इज ए बायोटिक. ए मीन नो, बायोटिक लाइफ. तो नो लाइफ यानी कि ऐसे कंपोनेंट जिसमें लाइफ नहीं होती, वो लिविंग नहीं होते, तो उसको कहते हैं ए बायोटिक. तो ए बायोटिक में आ जाते हैं एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर. अगर ये भी ना प्रेजेंट हो तो फिर ये एनिमल, प्लांट, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सरवाइव ही नहीं कर सकते. तो इसलिए इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है. तो इस इंटरेक्शन, इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं?
इकोलॉजी, इसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। और जिस सिस्टम में ये रह रहे होते हैं, दोनों इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। A group of interbreeding individuals live together in a same place and at a same time। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो एक दूसरे के साथ लिंक करते हो, जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक जैसे हो और एक दूसरे के साथ रहते हो और एक ही जगह पर रहते हो और उसी टाइम में रहते हो, तो ऐसे इंडिविजुअल को कहते हैं, इनके ग्रुप को कहते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि इसमें स्पीशीज डिफरेंट नहीं होती। अब स्पीशीज क्या है? स्पीशीज एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो आपस में इंटरब्रीड करे और अपना जो फर्टाइल है ऑफस्प्रिंग पैदा करे, तो पॉपुलेशन भी उसको ही कहते हैं। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल की बात होगी तो वो एक स्पीशीज होगी, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ स्पीशीज, सेम स्पीशीज के अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होंगे तो उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। तो वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होंगे? इंटरब्रीड कर रहे होंगे। जब इंटरब्रीड करेंगे तो फिर जो एक दूसरे के साथ रहेंगे, और अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो सेम प्लेस पे रहेंगे, अगर सेम प्लेस पे रहेंगे तो वही टाइम भी उनके लिए सेम होगा। तो ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। अगर एक एग्जांपल देखें, प्लांट्स एंड एनिमल इन द इकोसिस्टम डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। हाँ, अब जो इकोसिस्टम में प्लांट और एनिमल प्रेजेंट हैं, अगर ये अकेले ही प्रेजेंट रहे इकोसिस्टम में तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें प्लांट को एनिमल से चाहिए होती हैं और कुछ एनिमल्स को प्लांट से चाहिए होती हैं। तो इसलिए ये आपस में इसका जो एक रिलेशन होता है तो उस रिलेशन को कायम रखते हैं। अगर वो रिलेशन ना हो तो फिर ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते इकोसिस्टम में। लाइक अगर हम एक बात करें कंपटीशन इन पॉपुलेशन, तो एक ये जो कह लें कि एक इसकी एग्जांपल है कंपटीशन। तो अगर एनिमल और प्लांट जो है इंडिपेंडेंटली रहेंगे तो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो इकोसिस्टम में इनबैलेंस आ जाएगा, बैलेंस ही नहीं रहेगा। तो इसलिए प्लांट और एनिमल क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ जो इनका रिलेशन होता है, प्लांट एनिमल जो है वो प्लांट को खाते हैं, इसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बैलेंस रहती है इकोसिस्टम में। अगर एनिमल प्लांट को ना खाएं तो प्लांट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी इकोसिस्टम में, जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्लांट और एनिमल जो है वो इकोसिस्टम में डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते और इंडिपेंडेंटली कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कम्युनिटी। ऑल पॉपुलेशन विद इन इकोसिस्टम आर नोन एज कम्युनिटी। हाँ, अब कोई भी एक इकोसिस्टम अगर हम डिस्कस करें, लाइक अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद मंकीज प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद रेप्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं, एम्फीबियन प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब को कलेक्टिवली कहते हैं कम्युनिटी, के इनकी स्पीशीज एक दूसरे से डिफरेंट है। लाइक मंकी और चीज है, बर्ड और चीज है, रेप्टाइल और चीज है, एम्फीबियन और चीज है, प्लांट्स और चीज है। तो ये डिफरेंट स्पीशीज हैं। तो अगर ये कलेक्टिवली एक ही इकोसिस्टम में प्रेजेंट होंगी तो इनको कलेक्टिवली कहते हैं कम्युनिटी। Major type of ecosystem that occupy broad geographical region are called biome। अब ये तो था बेसिक यूनिट इकोलॉजी का, इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम जो है वो ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन यानी कि बहुत ही ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया कवर करे तो उसको फिर एक इकोसिस्टम तो वही होगा, लेकिन उसको नाम चेंज कर दिया जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, तो इसलिए उसको बायोम कहते हैं। तो ये भी इकोसिस्टम ही होता है लेकिन इसका एरिया
ज्यादा होता है। अब बायोम की अगर एक एग्जांपल देखें, जिस तरह डेसिडियस फॉरेस्ट है, इस तरह कोनिफेरस फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट है, तो ये सारे बायोम्स हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो एरिया कवर करते हैं, जियोग्राफिकल एरिया जो है वो बहुत ज्यादा कवर कर रहे हैं। लाइक अगर हम डेजर्ट की बात करें तो सहारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में काफी, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है। तो उसमें जो एरिया आता है वो बहुत ही ज्यादा अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, वो बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज के जो एरिया है वो आता है। तो इसलिए अगर इकोसिस्टम बहुत बड़ी एरिया को कवर कर रहा है, जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है, तो उसको कहते हैं बायोम। Each biome consists of plant and animal in fully developed climax community। तो जो भी बायोम होगा उसके अंदर प्लांट भी प्रेजेंट होंगे, एनिमल भी प्रेजेंट होंगे, और वो क्या होंगे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है, स्टेबल जो कम्युनिटी होती है, जो स्टेबल मतलब सरवाइव कर रही है उस इन्वायरमेंट में, बहुत अच्छी तरह सरवाइव कर रही है, तो उसको कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो बायोम में प्लांट और एनिमल जो भी प्रेजेंट होंगे तो वो अच्छी तरह सरवाइव कर रहे होंगे, तो इसीलिए वो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। कंबाइंड द बायोम ऑफ अर्थ टुगेदर फॉर्म द प्लेनेटरी इकोसिस्टम। अब अगर बायोम को जो है ना अर्थ पे प्रेजेंट है, तो अगर ये बायोम कलेक्ट हो जाए, कलेक्टिवली अगर हम इसे क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं, ये बन जाता है प्लेनेटरी इकोसिस्टम, यानी कि पूरे प्लेनेट, अर्थ का जो प्लेनेट है उसके एक इकोसिस्टम की बात हो रही है। तो वो फिर एक इकोसिस्टम बन जाएगा पूरे अर्थ का, जिसके अंदर 7 बायोम्स आ जाएंगे। तो अगर बायोम्स को कंबाइन किया जाए तो क्या कहते हैं उसको, प्लेनेटरी इकोसिस्टम। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज बायोस्फीयर। It is a thin layer of earth in which all living organisms exist। अब बायोस्फीयर क्या है, बायो मीन लाइफ, स्फीयर मीन प्लेस। तो अर्थ पे ऐसी प्लेस जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको क्या कहते हैं, बायोम। इज अ थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। तो अर्थ की वो थिन लेयर जहां पे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। Organism interact to modify chemical physical condition of the biosphere। तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जो भी अपने बायोस्फीयर में रह रहा होता है तो वो बायोस्फीयर के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, केमिकली भी फिजिकली भी उसकी कंडीशन जो है वो चेंज होती रहती है जो जिस बायोम में वो रहता है। लाइक अगर हम बात करें आर्कटिक रीजन जहाँ पे बहुत ज्यादा आइस है, और इसी तरह अगर हम बात करें सहारा डेजर्ट, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट कंडीशन है, तो क्या है, एक हॉट कंडीशन है और एक कूल कंडीशन है, लेकिन दोनों बायोस्फीयर हैं, वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो ये ही बात कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर अपने आप को केमिकली और फिजिकली चेंज करता है, और उस बायोस्फीयर को भी अपने लिए केमिकली और फिजिकली चेंज करता है। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल फैक्टर व्हेन इट इज इन टॉलरेबल रेंज। तो जिस भी बायोस्फीयर में वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो वो किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर को बेयर करेगा, टॉलरेबल रेंज तक उसको बेयर कर सकता है। लाइक अगर हम बात करें किसी भी, हमारी अपनी बात करें कि इंसान जो है वो समर सीजन में भी रहता है, विंटर सीजन में भी रहता है। समर सीजन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है टॉलरेबल रेंज तक, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। और इसी तरह कूल्ड इन विंटर सीजन में क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ज्यादा लो नहीं होता, लेकिन टॉलरेबल रेंज तक लो होता है, और वो हम बेयर कर सकते हैं। तो यही बात है कि ऑर्गेनिज्म जिस बायोस्फीयर में रहता है वो रिस्पॉन्ड करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ। The actual location of place where an organism live is habitat। अब habitat क्या है कि जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उस प्लेस को कहते हैं हैबिटेट। तो एक्चुअल प्लेस जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो उस प्लेस को क्या कहते हैं, हैबिटेट। In 1917 जोसेफ ग्रीनल proposed the term niche।
तो जोसेफ ग्रेनल ने एक टर्म प्रपोज की जिसको कहते हैं निश। तो निश की जो ना डिफरेंट डेफिनेशन डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रोवाइड की। तो फर्स्ट जो जोसेफ ग्रेनल ने प्रोवाइड की वो हम देखते हैं। He defined the niche as the distributional unit within which a species is confined by limitation of its physical structure and its physiology। तो निश क्या होती है? निश किसी भी स्पीशीज की ऐसी डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट होती है जो स्पीशीज को डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिवाइड करती है किसी भी एरिया में। तो वो एरिया जो है उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी को लिमिट कर देता है, यानी कि उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर और उसकी फिजियोलॉजी है वो उस एरिया में महदूद हो जाए। तो ये एक यूनिट उसको महदूद करता है और उस यूनिट का नाम है निश। ये जोसेफ ग्रेनल ने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड की। चार्ल्स एल्टन कंसीडर द निश बेसिक रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एंड फॉर कम्युनिटी। तो चार्ल्स एल्टन ने निश को क्या इसकी डेफिनेशन दी कि बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एंड फॉर कम्युनिटी, कि जो भी बेसिक रूल है, जो भी बेसिक फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी में या कम्युनिटी के लिए, यानी कि कम्युनिटी के लिए या कम्युनिटी के अंदर कोई भी बुनियादी रोल किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो उसका कहलाता है निश। ये चार्ल्स एल्टन ने कहा। इन अदर He defined the niche as species occupation। तो दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि निश क्या है? As species occupation, कि जो भी स्पीशीज किसी भी इन्वायरमेंट में करती है तो वो उसका क्या होता है? निश होती है। ये हम इसको सिंपली हम ये कह सकते हैं कि निश स्पीशीज की ऑक्यूपेशन है, कि स्पीशीज क्या करती है, ये उसका ऑक्यूपेशन है निश। A niche is defined as the role of a species play in a community including behavior and influence। तो अगर हम एक और डेफिनेशन देखें निश की तो क्या है? the role of species, स्पीशीज का ऐसा रोल जो वो अदा करती है कम्युनिटी में, जिसमें क्या क्या रोल हो सकता है स्पीशीज का? बिहेवियर हो सकता है या इसका इन्फ्लुएंस हो सकता है स्पीशीज का कम्युनिटी के अंदर, या तो कोई बिहेवियर शो हो रहा हो या उस ऑर्गेनिज्म या उस स्पीशीज का कम्युनिटी के अंदर कोई भी इफेक्ट नजर आ रहा हो, तो वो उसका क्या होगा? निश होगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लोज हुआ। जो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी, जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था इकोसिस्टम का, इसके बाद इकोलॉजी को हमने डिस्कस किया, पॉपुलेशन कम्युनिटी को डिस्कस किया, इसके अलावा हमने बायोम्स को डिस्कस किया, हैबिटेट को डिस्कस किया, बायोस्फीयर को डिस्कस किया और डिफरेंट डेफिनेशन जो है निश की वो हमने देखी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज़ू बायो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।